सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है क्रिया। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके साथ कुछ वाक्य लिखे हैं। सुरेश एक गरीब किसान है। वह प्रातः जल्दी उठता है, पशुओं को चारा खिलाता है और फिर अपने खेतों पर चला जाता है। वहां पर वह कठिन परिश्रम करता है, शाम को घर वापस आता है। तो उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे सभी शब्द किसी कार्य का करना या होना बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसी भी कार्य का होना या हो रहे होते हैं या होता है या हम करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब अगला है हमारा धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। यानी कि जितने भी धातु के जो शब्द हैं उसमें जब हम क्रिया प्रत्यय ना लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्रिया का शब्द बन जाता है। तो धातु के जो शब्द हैं उसमें जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पे धातु के शब्द है कर, हंस और खा। अब इसमें प्रत्यय लग गया ना का, तो क्या बन गया? कर का करना, हंस का हंसना, खा का खाना। अब अगला है हमारा क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया तथा दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन वाक्यों की क्रिया में कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोची जूते सिल रहा है, दिव्या पुस्तक पढ़ती है। तो उपयुक्त वाक्यों में जूते तथा पुस्तक क्या है? कर्म है। अतः सिल रहा क्या होगा? सिल रहा और पढ़ती है सकर्मक क्रियाएं हैं। क्योंकि वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे शब्द से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। जैसे मोची क्या सीलता है? जूते। दिव्या क्या पढ़ती है? पुस्तक। यानी कि जिन शब्दों में कर्म का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद भी होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विक्रमक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म आता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमित निबंध लिखता है, शिकारी ने हिरन पकड़ लिया। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं लिखता है तथा पकड़ लिया के साथ एक एक कर्म क्रमशः निबंध तथा हिरन आए हैं। अतः ये क्या होंगे? हमारे एक कर्मक क्रियाएं होंगी। क्योंकि इन वाक्यों में एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है इसलिए ये हमारे एक कर्मक क्रिया कहलाएंगे। अब द्विक्रमक क्रिया कौन सी होगी? जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे मम्मी ने मुझे लड्डू दिए, पापा ने दीदी को रुपए दिए। हाँ, दीदी के साथ दीदी तथा रुपए दो कर्म आए हैं, अतः ये दोनों द्विक्रमक क्रियाएं हैं। यानी कि जिन वाक्यों में दो कर्म आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्विक्रमक क्रियाएं कहते हैं। अब अगला है हमारा अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का बैठा है, दूसरा बच्चा रो रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः बैठा तथा रो अकर्मक क्रियाएं हैं। अतः जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ अन्य क्रियाएं दी गई हैं। जैसे सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने में उसकी सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में दहाड़ तथा उड़
मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन इनका अर्थ पूरा करने के लिए क्रमशः रहा है और एवं रही है क्रियाएं भी आई हैं। ये दहाड़ तथा उड़ क्रियाओं के अर्थ पूरा करने में सहयोग कर रही है। तो ये हमारी क्या होंगी? ये हमारी सहायक क्रियाएं होंगी। इन्हें रंजक क्रिया भी कहते हैं। अब अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, जो वाक्य दो कार्यों के करने या होने का भाव प्रकट करता है, उसमें पहले कार्य समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अनुज नहाकर सो गया, दादाजी दवाई खाकर चले गए। तो इन वाक्यों में दो क्रियाएं हो रही हैं, तो इनमें से जो पहली क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो अगला है हमारा नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जूता, जूता क्या है? संज्ञा का शब्द है, तो इससे क्या बनेगा? जुतियाना। लाठी का लठियाना, अपना का अपनाना, बात का बतियाना, मोटा का मुटियाना, लात का लतियाना। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे लिंग परिवर्तन होने पर लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। तो हमने यहाँ पे देखा रहा है और रही है किस प्रकार से क्रिया में परिवर्तन हो गया। ऐसे अगला है कारक परिवर्तन होने पर। मोहित ने पत्र लिखा, मोहित पेन से पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्रिया में बदलाव हो गया। ऐसे ही अगला है वचन परिवर्तन होने पर। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो किस प्रकार से लिंग, कारक और वचन के द्वारा क्रिया में परिवर्तन होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो बच्चों, हमने सीखा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।